अध्याय 8 जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी ये विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन, लाइफ, लोगोस का अर्थ है अध्ययन यानी स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन की बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वे प्रथम लेमार्क फ्रांस एवं ट्रेवेरिनियस जर्मनी नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल 384 से 322 बीसी के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं: एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन; सेरिकल्चर, रेशम कीट पालने का अध्ययन; पीसी कल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन; माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन; फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन; एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन; पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन; आर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन; इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन; एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन; डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन; ओफियोलॉजी, सर्पों स्नेक्स का अध्ययन; सारोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन; सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। 1. जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, किंगडम्स, पादप जगत प्लांट किंगडम तथा जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत किंगडम में वर्गीकृत किया गया: 1 मोनेरा, 2 प्रोटिस्टा, 3 पादप, 4 कवक एवं 5 जंतु। 1 मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। 2 प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, प्रायः जलीय, एक्वेटिक, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युग्लिना इसी जगत में है। ये 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है: सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। पृष्ठ 366। 3 पादप प्लांटे, इस जगत में प्रायः वो सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। 4 कवक फंगी, इस जगत में वो यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। 5 जंतु एनिमल, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु, समभोजी, होलोजिक, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ने जीवों को द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है।
पहला शब्द वंश नाम जेनेरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति नाम स्पीशीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद वैज्ञानिकों का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम: मनुष्य मैन, होमो सेपियंस, मेढक फ्रॉग, राना टाइग्रियाना, बिल्ली कैट, फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता डॉग, कैनिस फेमिलायरिस, गाय काव, बॉस इंडिकस, मक्खी हाउसफ्लाई, मुस्का डोमेस्टिका, आम मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, धान राइस, ओरिजा सैतिवा, गेहूं व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर पी, पाइसम सैटिवम, चना ग्राम, साइसर एरियाटाइनम, सरसों मस्टर्ड, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। 2. कोशिका विज्ञान। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। ये एक तरल गाढ़ा रंगहीन पाराभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। हेक्सले के अनुसार जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य 2 भागों में बटा होता है। एक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ये कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। 2. केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, ये कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। 1 ऑक्सीजन 76%, 2 कार्बन 10.5%, 3 हाइड्रोजन 10%, 4 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। पृष्ठ 367। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को काइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी श्लाइडेन और श्वान ने किया। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 1. प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। 2. प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। 3. प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। 4. कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है। कोशिका 2 प्रकार की होती है। 1. प्रोकैरियोटिक, 2. यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोटीरियन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियस होते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। विशेषता या अंगक। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक 70 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक 80 प्रकार के होते हैं। गाल्जी काय
प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक उपस्थित होती है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक उपस्थित होते हैं। डीएनए प्रोकैरियोटिक एकल सूत्र के रूप में, यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। कशाभिका प्रोकैरियोटिक केवल एक तंतु होता है, यूकैरियोटिक कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक उपस्थित होता है। सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक उपस्थित होता है। श्वसन प्रोकैरियोटिक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक थायलैकाइड में होता है, यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक अर्धसूत्री प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। पृष्ठ 368। कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। 1. कोशिका भित्ति, सेल वॉल। 1. ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। 2. ये सेल्यूलोज का बना होता है। 3. ये कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। 2. कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी पेरिमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एक एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। 3. तारककाय, सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय सेंट्रोसम के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव का निर्माण करता है। 4. अंतःप्रदवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक और ये केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से संबद्ध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो कि विभिन्न झिल्लियों मेम्ब्रेन्स जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। 5. राइबोसोम। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिकाओं में तथा G.E. फैलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका के राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात ये प्रोटीन का उत्पादक स्थल है। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। नोट: स्तनी के लाल रुधिरकरण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि लाल रुधिरीकरण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। 6. माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। नोट: डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। 7. गाल्जी काय, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी इटली नामक वैज्ञानिकों ने की थी। ये सूक्ष्म नलिकाओं, ट्यूबलेस के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है, तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के पदार्थ कोशिका से माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गाल्जिकाय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम के निर्माण भी करते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है।
8. लाइसोसोम। इसकी खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली सुसाइड वेसिकल भी कहते हैं। नोट: स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पृष्ठ 369। 9. लवक प्लास्टिड। ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। 1. हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। 2. अवर्णी लवक लियोकोप्लास्ट एवं 3. वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। 1. हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ये हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्ण रहित क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। नोट: पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। 2. अवर्णी लवक लियोकोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक है। ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। 3. वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटानिन। 10. रस घानी वैक्यूलिस। ये कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में ये अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती है। 11. केंद्रक न्यूक्लियस। ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। ये कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। ये प्रोटीन एवं डीएनए डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़े। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमनिमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमनिमेटा एक अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिडों का बना होता है। दोनों क्रोमेटिडो एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थिर होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसीलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन घोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं। इसे केंद्रिका न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी होती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, फास्फोट, न्यूक्लियोसाइड, शुगर एंड बेस, क्षार। पृष्ठ 370। क्षार, बेस। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। एडिनिन बराबर ए, गुआनिन बराबर जी, थायमिन बराबर टी तथा साइटोसिन बराबर सी। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। यानी ए बराबर टी, जी, यहाँ 3 डैश दिए गए हैं, यानी G 3 सी।
सन 1953 ईस्वी में J.D. वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य, ये सभी आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए या आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। 1 R-RNA राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे हो रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। 2 tRNA ट्रांसफर आरएनए, ये प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। नोट, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। 3 mRNA मैसेंजर आरएनए, केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करता है। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर। डीएनए, इसमें डीऑक्साइराइबोज शर्करा होती है। आरएनए, इसमें शर्करा राइबोज होती है। 2 इसमें बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन एवं साइटोसिन होते हैं। आरएनए, इसमें बेस थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। 3 ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए, ये केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। पादप कोशिका 1, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। 1 इसमें जंतु कोशिका 1, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। पादप कोशिका 2, इसमें लवक पाई जाती है। जंतु कोशिका 2, इसमें लवक अनुपस्थित होती है। 3 पादप कोशिका तारककाय अनुपस्थित रहता है। जंतु कोशिका तारककाय सेंट्रोसम उपस्थित रहता है। रिक्तिका वैक्यूलोस बड़ी होती है। जंतु कोशिका रिक्तिका वैक्यूलोस छोटी होती है। 5 इसका आकार लगभग आयताकार होता है। जंतु कोशिका 5, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। पृष्ठ 371। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विरचाऊ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। 1 असूत्री विभाजन एमिटोसिस, 2 समसूत्री विभाजन माइटोसिस एवं 3 अर्धसूत्री विभाजन मेयोसिस। 1 असूत्री विभाजन एमिटोसिस, ये विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। 2 समसूत्री विभाजन माइटोसिस, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। ये विभाजन कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं जो निम्न हैं। 1 अंतरा अवस्था इंटरफेज, 2 पूर्वावस्था प्रोफेज, 3 मध्य अवस्था मेटाफेज, 4 पश्चावस्था एनाफेज, 5 अंत्यावस्था टेलोफेज। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 2 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका पेरेंट सेल के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था एनाफेज सबसे छोटी होती है। वो केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। 3 अर्धसूत्री विभाजन मेयोसिस, फॉर्मर तथा मूरे 1905 ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मेयोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। ये विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। 1 अर्धसूत्री प्रथम, 2 अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। 1 प्रोफेज 1, 2 मेटाफेज 1, 3 एनाफेज 1, 4 टेलीफोज 1। प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रावस्था होती है जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। 1 लेप्टोटीन, 2 जाइगोटीन, 3 पैकिटीन, 4 डिप्लोटीन एवं 5 डाइकिनेसिस।
एक, लैप्टोटीन। एक, गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमिनेमेटा कहते हैं। दो, गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित डायप्लॉसिड होती है। दो, जाइगोटिन। एक समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। दो, सेंट्रियोल। एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। तीन, प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। तीन, पैकाटीन। एक, प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। दो, द्वियुज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर दो अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमेटिडों में बंट जाता है। इस प्रकार दो समजात गुणसूत्रों के एक द्वियुज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। इनमें दो मात्र तथा दो पितृ क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मात्र और पितृ क्रोमेटिड एक या ज्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मात्र तथा पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान पर से टूट जाते हैं। पृष्ठ 372। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं और इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकाटिन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। नोट, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉनस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। 4, डिप्लॉटिन। एक, समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वो कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काईएज़मेटा कहते हैं। काईएज़मेटा की औसत संख्या को बारंबारता काईज़मेटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 2, काईएज़मेटा का अंत्यकरण टर्मिनाइलाइजेशन हो जाता है। 5, डाइकिनेसिस। केंद्रक कला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिका डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन। एक, ये विभाजन कायक सोमैटिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन। एक, ये विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। 2, समसूत्री विभाजन। इस विभाजन में कम समय लगता है। अर्धसूत्री विभाजन। इस विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन। इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4, समसूत्री विभाजन। संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती। 4, अर्धसूत्री विभाजन। संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। समसूत्री विभाजन। 5, इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। समसूत्री विभाजन। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। अर्धसूत्री विभाजन। इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। 3, आनुवांशिकी। वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रिगर जोहान मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी ने दी। इसी कारण उन्हें आनुवांशिकता का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। फिनोटाइप। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप। जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों जीन का बना होता है। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय तथा द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। पृष्ठ 373। एक संकरीय क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे टीटी एवं बोने स्मॉल टीटी पौधों के बीच क्रॉस कराया तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। इन परिणामों को एक चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। संबंधित चार्ट को समझने के लिए आप अपने मित्र की सहायता ले सकते हैं।
द्विसंकरीय क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज RRYY व हरे व झुर्रीदार बीज RRYY से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होते हैं। गोल तथा पीला कैपिटल RRYY, तीर RY गैमेट, झुर्रीदार तथा हरा स्मॉल RRYY, तीर RY गैमेट, P1 पैतृक पौधा, R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, गोल तथा पीला संकर बीज F1। यहाँ स्वपरागण दो भागों में बांटा गया है। एक कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y यानी गोल और पीला क्रॉस। दूसरा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, गोल और पीला। नर युग्मक से संबंधित यहाँ एक चार्ट दर्शाया गया है। इसे भी आप अपने मित्र की सहायता से संपर्क कर सकते हैं। पृष्ठ 374। अतः F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुए तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:2:4:2:1:1:2:1 प्राप्त हुए। उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवांशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहला एवं दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। मेंडल के नियम। एक, प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। ये गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। 2, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सीग्रेगेशन। लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। 3, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। युग्म विकल्पी एलिलेस। एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। सहलग्नता लिंकेज। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं, जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलग्न जीन, लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंग सहलग्न जीन, सेक्स लिंक्ड जीन्स, लिंग सहलग्न गुणों की को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग सहलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गन 1910 ने की थी। मनुष्यों में कई लिंग सहलग्न गुण जैसे रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग सहलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रकट होते हैं। जीव या जाति तथा गुणसूत्र। एस्केरिस 2, मच्छर 6, घरेलू मक्खी 12, मटर 14, प्याज 16, मक्का 20, टमाटर 24, मेंढक 26, नींबू 18 और 36, बिल्ली 38, चूहा 40, गेहूं 42, खरगोश 44, मनुष्य 46, आलू 48, चिंपैंजी 48, तंबाकू 48, घोड़ा 64, कुत्ता 78, कबूतर 80, टेरिडोकाइटस 1300 से 1600। गुणसूत्र। मानव आनुवांशिकी ह्यूमन जेनेटिक। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स का नामकरण W. वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है।
गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती हैं तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 ईस्वी में इस एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहते हैं। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। पृष्ठ 375। आर्थर कोर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिनकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन स्पर्मेटोजीनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वो जिनमें 23वीं जोड़ी का एक्स गुणसूत्र आता है अर्थात 22+X, और आधे वो जिनमें 23वीं जोड़ी में Y गुणसूत्र आता है। 22+Y नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22+X तथा 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज ज़ायगोट में 23वीं जोड़ी XX होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। नोट: परकनली शिशु के मामले में निषेचन परकनली के अंदर होता है। 4. जैव विकास। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्य की एवं रसायनी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लेमार्क, डार्विन, वेलिस, डी व्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। 1. वर्गीकरण से प्रमाण। 2. तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। 3. अवशोषी अंगों से प्रमाण। 4. संयोजता जंतुओं से प्रमाण। 5. पूर्वजता से प्रमाण। 6. तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण। 7. भौगोलिक वितरण से प्रमाण। 8. तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रसायनी से प्रमाण। 9. आनुवांशिकी से प्रमाण। 10. पशुपालन से प्रमाण। 11. रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण। 12. जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई दे सकते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण: सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमरेस, रेडियो अल्ना, कार्पलस, मेटाकार्पलस आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रौणकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समरूप अंग, एनालोगस ऑर्गन। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण: तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति को भेज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा छड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अवशेषी अंग, वेस्टिजाइल ऑर्गन। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। पृष्ठ 376। उदाहरण: कर्ण, पल्लव, पायना, त्वचा के बाल, बमीफार्म, एपेंडिक्स आदि। नोट: मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं।
सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन कालीनों जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिलक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जैव विज्ञान के सिद्धांत। जैव विज्ञान के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। 1. लैमार्कवाद, लैमार्किज्म। लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। 2. डार्विनवाद, डार्विनिज्म। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वो बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। नव डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक हैं: 1. विविधता, 2. उत्परिवर्तन, 3. प्रकृतिवरण, 4. जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। 3. उत्परिवर्तनवाद। ये सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी व्राइज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। 1. नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि ये उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। पृष्ठ 377। 2. इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। ये उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। 3. उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। 4. सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। 5. जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। 6. उपयुक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। 5. वनस्पति विज्ञान। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, यानी बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। 1. पादपों का वर्गीकरण। एक्लर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया है। पादप जगत: 1. अपुष्पोद्भिद क्राइपोटोजैम। 2. पुष्पोद्भिद वर्ग फेनेरोजेम। अपुष्पोद्भिद के 3 भाग होते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा।
थैलोफाइटा के भी 3 भाग होते हैं, शैवाल, एल्गे, कवक, फंगी, 3 जीवाणु, बैक्टीरिया। पुष्पोद्भिद वर्ग के 2 वर्ग होते हैं, नग्नबीजी तथा आवर्तबीजी। आवर्तबीजी के भी 2 भाग होते हैं, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री, मोनोकॉट और डाइकॉट। अपुष्पोद्भिद पौधा, ट्राइपोजेमस। इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया। थैलोफाइटा, ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाए थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। शैवाल, एल्गे, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी, ऑटोट्रोपिक होते हैं। इनका शरीर सुकाए सदृश होता है। लाभदायक शैवाल, एक भोजन के रूप में फॉरफाइरा अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक आदि। 2 आयोडीन बनाने में, लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। 3 खाद के रूप में, नास्टॉक, एनाबीना, केल्प आदि। पृष्ठ 378। 4 औषधियां बनाने में, क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। 5 अनुसंधान कार्यों में, क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया या बेलोनिया आदि। नोट, क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्रा को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। कवक, फंगी, इसके अध्ययन को कवक विज्ञान, माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित, सकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी है। रोग तथा कवक, दमा, एस्परलिजस फ्यूमिगेटस, एथिलीट फूट, टीनिया पेडिस, खाज, एकेरस स्केबीज, गंजापन, टीनिया केपेटिस, दाद, टाइकोफाइटान लेस्कोसए। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और समट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग निम्न है: सरसों का सफेद रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूज सी फायर, गेहूं का ढीला स्मट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ व्हीट, आलू की अंगुमारी, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, गन्ने की लाल अपक्षय, रेड रॉट ऑफ सुगरकेन, मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, आलू का मस्सा रोग, वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो, धान की भूरी अर्ज चित्ती, ब्राउन लीव स्पॉट ऑफ राइस, आलू का पछेला अंगुमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, प्रांकुरों का डंपिंग रोग, डैम्पिंग्स ऑफ सेडलिंग्स। जीवाणु, इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनीवान ल्यूवेनहॉक ने की। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा गया है। एहरेन वर्ग ने सन 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 ईस्वी लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका, दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की। विषाणु, विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में की। तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण: 1. ये कोशा रूप में नहीं होते हैं। 2. इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव जैसे लक्षण: 1. इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। 2. किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। 1. पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल में RNA होता है। 2. जंतु विषाणु, इनमें DNA या कभी कभी RNA भी पाया जाता है। 3. बैक्टीरियाफेज या जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें DNA पाया जाता है, जैसे T2 फेज। नोट: जिस विषाणु में RNA आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। पृष्ठ 379। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं।
एक, छड़ाकार या बेसिल्स, ये छड़नुमा या बेलनाकार होता है। 2, गोलाकार या कोकस, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। 3, कोमा आकार या विब्रियो, अंग्रेजी के चिन्ह कॉमा के आकार के उदाहरण विब्रियो, कॉलेरिक आदि। 4, सर्पिलाकार, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के। एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम तथा क्लोस्ट्रीडियम। जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एनाबीना तथा नास्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम तथा ब्रेडीराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी यानी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती है। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण पैस्चराइजेशन करते हैं। इसमें 2 विधियां होती हैं। एक, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH, दूध 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। 2, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड HTST, दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। चर्म उद्योग में चमड़े से वालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना टैनिंग कहते हैं। आचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन लास्ट मॉलिस हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आचार, मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। शीतल संग्रहागार कोल्ड स्टोरेज में न्यून ताप -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय करते हैं। ब्रायोफाइटा, ये सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। स्फैगनम, स्फैगनम नामक मांस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फैगनम मांस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फैगनम मांस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। टेरिडोफाइटा, इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पृष्ठ 380। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसेल्स एवं फ्लोएम में सहकोशाएं कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा फेनेरोजेमस, इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को 2 उपसमूहों में बांट सकते हैं। नग्न बीजी जैम्नोस्पर्म व आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म। नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म, इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मुसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुद्भिद ज़ेरोफाइटिक होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कॉस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है। जीवित जीवाश्म साइकस जिंगोबाइलोवा व मेटासिकोया है। जिंगोबाइलोवा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल सल्फर शावर्स बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व 1. भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना सैगो बनाया जाता है, इसीलिए साइकस को सागोपाम कहते हैं। 2. लकड़ी चीड़ यानी पाइन, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं।
3. वाष्पीय तेल, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सैंड्रस का तेल तथा जूनीपेरस की लकड़ी से सेडस्कास्ट तेल मिलता है। 4. टेनिन, चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। 5. रेजिन, कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म, इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 1. एक बीजपत्री पौधे। 2. द्विबीजपत्री पौधे। पृष्ठ 381। एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। इनके कुल का नाम, एक प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। 1. कुल का नाम लिलिएसी, प्रमुख पौधों का नाम लहसुन और प्याज। 2. पालमी, सुपारी, ताड़, नारियल और खजूर। 3. ग्रेमिनेसी, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। द्विबीजपत्री पौधे, इस वर्ग में वो पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में 2 पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। 1. क्रूसीफेरी, मूली, शलजम, सरसों। 2. मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल। 3. लेग्यूमिनोसी, बबूल, छुईमुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल। कंपोजिटी, सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलात, डहेलिया आदि। रुटैसी, नींबू, चकोतरा, संतरा, मुसम्मी, बेल, कैता, कामिनी। कुकुरबिटेसी, तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, जीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला। सोलेंसी, आलू, मिर्च, बैंगन, मकोई, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर आदि। 8. रोजेसी, स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। 2. पादप आकारकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। आकारकी मॉर्फोलॉजी विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारकी कहते हैं। जड़, रूट, जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। जड़ 2 प्रकार की होती है, एक मूसला जड़, टैप रूट तथा 2 अपस्थानिक जड़, एडवेंशियस रूट। मूसला जड़ों का रूपांतरण शंकु आकार, कॉनिकल, गाजर, कुंभी रूप, नेपिफॉर्म, शलजम और चुकंदर, तरकू रूपी, फ्यूजिफॉर्म, मूली। तना, स्टेम, ये पौधों का वो भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ये प्रांकुर से विकसित होता है। ये पौधे का प्ररोह तंत्र बनता है। तनों का रूपांतरण भूमिगत तने कंद, ट्यूबर, उदाहरण आलू। धनकंद, कॉम, बंडा, केसर, शल्ककंद, बल्ब, प्याज। प्रकंद, रिजोम, हल्दी, अदरक। पत्ता, लीफ, ये हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। पुष्प, फ्लावर, ये पौधे का जनन अंग है। पृष्ठ 382। पुष्प में बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कैरोला, पुमंग, एंड्रियोशियम और जायांग, जीनियोशियम पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग तथा जायांग मादा जननांग है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर स्टेमेंस होते हैं। पुंकेसर में परागकण, पॉलिन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जायांग, इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, 1 अंडाशय, ओवरी, 2 वर्तिका, स्टाइल एवं 3 वतिकाग्र, स्टिग्मा। परागण, पॉलिनेशन, परागकोश एंथर से निकलकर अंडप के वृत्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, 1 स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, 2 पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मज जाइगोट कहलाता है।
आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म में निषेचन त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्वि संलयन डबल फ्यूजन होता है। अनिषेचक फलन पाठ हेनोकार्पी। कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेचक फलन पाठ हेनोकार्पी कहते हैं। साधारणतया इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास आदि। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1 सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि। 2 पुंज फल एग्रीगेट फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी। 3 संग्रथित फल कंपोजाइट फ्रूट कटहल, शहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब, कटहल आदि। कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। 1 सेब खाने योग्य भाग पुष्पासन। 2 नाशपाती खाने योग्य भाग पुष्पासन। 3 आम खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। 4 अमरूद खाने योग्य भाग फल भित्ति और बीजांडसन। 3 अंगूर फल भित्ति और बीजांडसन। 6 पपीता मध्य फल भित्ति। 7 नारियल भ्रूण पोष। 8 टमाटर फल भित्ति एवं बीजांडसन। 9 केला मध्य एवं अंतः भित्ति। 10 गेहूं भ्रूण पोष एवं भ्रूण। 11 काजू पुष्पवृंत या बीजपत्र। 12 लीची एरियल। 13 चना बीजपत्र एवं भ्रूण। 14 मूंगफली बीजपत्र एवं भ्रूण। 15 शहतूत रसीले परिदल पुंज। 16 कटहल परिदल पुंज एवं बीज। 17 अनानास परिदल पुंज। 18 नारंगी जूसी हेयर। पृष्ठ 383। 3 पादप ऊतक प्लांट टिश्यू। ऊतक टिश्यू समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं। पादप ऊतक प्लांट टिश्यू 2 प्रकार की होती है। विभज्योतिकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। 2 स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। विभज्योतकी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेज्म। पार्श्व विभज्योतक लैटेरल मेरिस्टेम्स। अंतर्वेशी विभज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। स्थायी ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक सिंपल टिश्यू तथा जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। मृदुतक पैरेन्काइमा। स्थूल कोण ऊतक कॉलनकाइमा। दृढ़ ऊतक स्क्लेरेकाइमा। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। विभज्य ऊतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पौधों के वर्धी क्षेत्रों ग्रोइंग रीजन्स को विभज्य ऊतक मेरिस्टेज्म कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधों के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। ये प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। विभज्य ऊतकी ऊतक के विशिष्ट लक्षण निम्न है। 1 ये गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। 2 इनकी भित्तियां पतली तथा एकसार होमोजेनियस होती हैं। 3 जीव द्रव्य सघन केंद्रक बड़े तथा राजधानी छोटी होती है। 4 कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। शीर्षस्थ विभज्य ऊतक एपिकल मेरिस्टम्स। ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं तथा पौधों की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। पार्श्व विभज्य ऊतक लैटेरल मेरिस्टम्स। इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे गर्थ में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभज्य ऊतक इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। ये वास्तव में शीर्षस्थ विभज्य ऊतक का अवशेष है, जो बीच में स्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता जैसे वैसे पौधों के लिए है जिनका शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने पर ये पौधे अंतर्वेशी विभज्य ऊतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे घास। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू।
स्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी है। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू। यदि स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू कहते हैं। जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। पृष्ठ 384। जाइलम, इसे प्रायः काष्ठ, वुड भी कह देते हैं। ये संवहनी ऊतक है। इसके दो मुख्य कार्य हैं। एक, जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं दो, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की ये विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। फ्लोएम, ये भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। 4, प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णरहित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6CO2 + 12H2O, प्रकाश क्लोरोफिल। C6H12O6, ग्लूकोज प्लस 6H2O, जल प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण ऑसोमोसिस द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण डिफ्यूजन द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जेंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। ये प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम के एक परमाणु होते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग का ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं। 1, प्रकाश रासायनिक क्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। 2, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, डार्क केमिकल रिएक्शन। 1, प्रकाश रासायनिक क्रिया। ये क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हिल क्रिया, हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP तथा NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। 2, रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। ये क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा स्टार्च बनता है। पृष्ठ 385। 5, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। 1, ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसके प्रमुख कार्य: 1, इसका कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। 2, ये पत्तियों का विलगन रोकता है। 3, ये खर पतवार को नष्ट कर देता है। 4, इसके द्वारा अनिषेचक फल प्राप्त किए जाते हैं। 5, ये फसलों को गिरने से बचाता है। 2, जिबरेलिन्स। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की। ये बौने पौधे को लंबा कर देता है। ये फूल बनने में मदद करता है। ये बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये काष्ठीय पौधों में
एघा कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। 3. साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया। ये प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। ये जीर्णता को रोकता है। ये आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। 4. एबसिलिक एसिड। इस हार्मोन की खोज पहले 1961 से 65 ईस्वी में कांस एवं एडिकोट तथा बाद में वियरिंग ने की। ये वृद्धिरोधक हार्मोन है। ये बीजों का सुषुप्ता अवस्था में रखता है। ये पत्तियों के विलंगन में मुख्य भूमिका निभाता है। ये पुष्पन में बाधक होता है। 5. एथिलीन। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया। ये फलों को पकाने में सहायता करता है। ये मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। ये पत्तियों, पुष्पों एवं फलों के विलगन को प्रेरित करता है। 6. फ्लोरीजेंस। ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लावरिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। 7. ट्राउमेटिन। ये एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, जिससे पौधों के जख्म भर जाते हैं। पृष्ठ 386। 6. पादप रोग प्लांट डिजीज। एक विषाणुजनित रोग वायरल डिजीज। एक तंबाकू का मोज़ेक रोग। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस TMV है। नियंत्रण: रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। 2. पोटैटो मोज़ेक। ये रोग पोटैटो वायरस X से होता है। इसमें पत्तियों में चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। 3. बंकी टॉफ ऑफ बनाना। ये रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। 4. रंग परिवर्तन। हरिमाहीनता एक विषाणुजनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में शिराएं पीली व अन्य भाग हरे तथा वेन बैंडिंग में शिराएं हरी व अन्य भाग में हरी माहीनता होती है। 2. जीवाणु रोग बैक्टीरियल डिजीज। एक आलू का शैथिल रोग विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनोसियरस नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। 2. ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना भूरा रंग हो जाती है। 3. धान का अंगमारी रोग बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। ये रोग जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा सपाट दिखाई देता है। 4. साइट्रस कैंकर। इस रोग का कारक जैंथोमोनास सीट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू के पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। 5. गेहूं का टुंडू रोग टुंडूज डिजीज ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी नामक जीवाणु तथा एंजुइना ट्रिटिकी नामक नेमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। 3. तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ किस तत्व की कमी से? जस्ता। रोग या लक्षण: लीची में पत्ती जलना किस तत्व की कमी से? पोटेशियम। नींबू में डाइबैक किस तत्व की कमी से? तांबा। नींबू में लिटिल लीफ किस तत्व की कमी से? तांबा। फूल गोभी में ब्राउनिंग किस तत्व की कमी से? नाइट्रोजन। मटर में मार्श रोग किस तत्व की कमी से? मैग्नीज। आलू का ब्लैक हट रोग किस तत्व की कमी से? भंडारण में O2 की कमी। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से? जस्ता। आंवले में निक्रोसिस किस तत्व की कमी से? बोरीन। शलजम में वाटरकोर किस तत्व की कमी से? मैंगनीज। फूल गोभी में ब्राउनिंग
बोरोन, गाजर में कोटर स्पॉट, कैल्शियम, मक्का में व्हाइट बर्ड जस्ता, चुकंदर में हट रॉट। किस तत्व की कमी से? बोरोन। पृष्ठ 387। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उदाहरण एवं विवरण। सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया। ये एक नग्न बीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आकार में आवर्तबीजी पौधा लेमना। ये जलीय आवर्तबीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया लीजिया। ये भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा फल लॉडोसिया। इसे डबल कोकोनट भी कहते हैं। ये केरल में पाया जाता है। सबसे छोटा टेरिडोफ्राइटा एजोला। ये एक जलीय पादप है। सबसे छोटे बीज आर्किड। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। इसका व्यास 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया ऑर्नोलाइट। व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 किलोग्राम हो सकता है। ये व्हाइटिश की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवर्तबीजी आरसीथोबियम। ये एक द्विबीजपत्री है जो नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नरयुग्म साइकस। ये एक नग्न बीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में। सबसे लंबे गुणसूत्र में ट्राइलियम में। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लोसम फर्न, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोपोपस ग्रेसिलस। सबसे छोटा नग्न बीजी पादप जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्ड विचिया बाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैली सेपिक्टम। टेनिस गेंद जैसा फल केंथ। जंगल की आग ढाक। कॉफी देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका। इसमें कैपीन होती है। अफीम देने वाला पौधा पोपी पेपावर सोमेनीफेरम। इसमें मॉर्फिन होती है। नोट 1 सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। 2 केसर मसाला सैफरॉन स्पाइस बनाने में पौधों का वतिकाग्र भाग काम में लाया जाता है। 3 हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। पृष्ठ 388। 6 पारिस्थितिकी। जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों पॉपुलेशन को जैविक समुदाय बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र 2 घटकों का बना होता है। ए जैविक घटक, बी अजैविक घटक। ए जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स। इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। 1 उत्पादक, 2 उपभोक्ता, 3 अपघटक। एक उत्पादक वो घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे हरे पौधे। 2 उपभोक्ता वो घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। उपभोक्ता के 3 प्रकार हैं। 1 प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसमें वो जीव आते हैं जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। 2 द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसके अंतर्गत वो जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर इत्यादि। 3 तृतीयक उपभोक्ता टर्टायरी कंज्यूमर्स। इसके अंतर्गत वो जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं जैसे बाघ, शेर, चीता आदि। 3 अपघटक डीकंपोजर्स। इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। बी अजैविक घटक एबियोटिक कंपोनेंट्स। अजैविक घटक हैं 1 कार्बनिक पदार्थ, 2 अकार्बनिक पदार्थ, 3 जल वायुवीय कारक जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। 7 प्रदूषण।
वायु, जल या भूमि अर्थात पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनके जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के हैं: 1. वायु प्रदूषण, 2. जल प्रदूषण, 3. ध्वनि प्रदूषण, 4. मृदा प्रदूषण, 5. नाभिकीय प्रदूषण। 1. वायु प्रदूषण। जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषक: कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन फ्लूओराइड HF, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO तथा NO2, हाइड्रोकार्बन अमोनिया NH3, तंबाकू का धुआं, फ्लूओराइडस धूल तथा धुएं के कण, एरोसोल्स इत्यादि। पृष्ठ 389। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस एसिड तथा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो उर्वरक बनाती थी, में मिथाइल आइसोसोनाइट MIC के कारण दुर्घटना हुई थी। 2. जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। जल से अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़ जाने को जल प्रदूषण कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 2.5 से 3% ही स्वच्छ है। जल प्रदूषण के स्रोत: जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम व पोटेशियम के सल्फेट्स, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा औद्योगिक अवशिष्टों के जल में घुल जाने से होता है। समुद्र जलीय प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम पदार्थों के जल में घुलने से होता है। ऑयल स्पिल्स: ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है। इस तरह जलीय सतह पर फैले तेल को ऑयल स्पिल्स कहते हैं। पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है। अस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से अस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। नोट: नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की धुली हुई मात्रा से करते हैं। 3. ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। वातावरण में चारों ओर फैली अनिश्चित या अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत: ध्वनि प्रदूषण का स्रोत ऊंची आवाज या शोर है, चाहे वो किसी प्रकार उत्पन्न हुआ हो। 4. मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत: अम्लीय वर्षा, खानों से प्राप्त जल, उर्वरकों तथा कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट, खुले खेतों में मल विसर्जन आदि मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। 5. नाभिकीय प्रदूषण, न्यूक्लियर पोल्यूशन। ये प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के निम्न स्रोत हो सकते हैं: 1. चिकित्सा में उपयोग होने वाली किरणों से प्राप्त प्रदूषण। 2. परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन के उत्पन्न प्रदूषण। 3. नाभिकीय शस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण। 4. परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण। 5. शोध कार्यों में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण। 6. सूर्य की पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। नोट: अमेरिका में 28 मार्च 1979 ईस्वी को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई। रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक एवं भीषण दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को यूक्रेन के चेरोनोबिल स्थित एक रिएक्टर में घटी, जिसमें एक रिएक्टर इकाई की छत गल गई थी। पृष्ठ 390। 8. प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। 1. जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। संसार के समस्त जंतु जगत को 2 उप जगतों में विभक्त किया जाता है। 1. एक कोशिकीय प्राणी, 2. बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया। स्टोरर व यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण: 1. संघ प्रोटोजोआ,
प्रमुख लक्षण: 1. इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। 2. इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। 3. प्रचलन प्रदाभों, पक्षमों या कशाभों के द्वारा होता है। 4. स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। 5. सभी जैविक क्रियाएं भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती है। 6. श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ, एंट, अमीबा, हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। 2. संघ पॉरीफेरा, इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। प्रमुख लक्षण: 1. ये बहुकोशिकीय जंतु है, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है। 2. शरीर पर असंख्य छिद्र ऑस्टिया पाए जाते हैं। 3. शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण: साइकन, मायोनिया स्पंज आदि। नोट: घटिया स्पंज का प्रयोग ध्वनि अवशोषण के लिए होता है। 3. संघ सिलेंट्रेटा। प्रमुख लक्षण: 1. प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। 2. मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती हैं। उदाहरण: हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा। 4. संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्रमुख लक्षण: 1. 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुना नहीं होती। 2. पृष्ठाधार तल से चपटा शरीर। 3. पाचन तंत्र विकसित नहीं। 4. उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। 5. कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते। 6. उभयलिंगी जंतु हैं। उदाहरण: प्लेनेरिया, लिवर, फल्यूक, फीता कृमि। 5. संघ एस कैलमेंथीज। प्रमुख लक्षण: 1. लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि। पृष्ठ 391। 2. शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय। 3. आहार नाल स्पष्ट होती है जिसमें मुख तथा गुदा दोनों ही होते हैं। 4. परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। 5. उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है। 6. एक लिंगी होते हैं। उदाहरण: गोल कृमि जैसे एस्केरिस, थ्रेडवर्म या वुचरेरिया। नोट: 1. एंटरोबियस, पिनवर्म या थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियां भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। 2. वुचरेरिया द्वारा फाइलेरिया होता है। 6. संघ एनिलिडा। प्रमुख लक्षण: 1. शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व सममित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। 2. प्रजनन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। 3. आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है। 4. श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। 5. रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। 6. उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं। 7. एकलिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण: केंचुआ, जोंक, नेरीस आदि। नोट: केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। 7. संघ आर्थ्रोपोडा। प्रमुख लक्षण: 1. शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर। 2. इनके पाद संधि युक्त होते हैं। 3. रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। 4. इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है। 5. ट्रैकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग हैं। 6. ये प्रायः एकलिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण: तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। नोट: 1. कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। 2. काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। 3. चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। 4. दीमक, टर्माइट भी एक सामाजिक कीट है जो निवह कॉलोनी में रहती है। 8. संघ मोलस्का। मुख्य लक्षण: 1. शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद। 2. इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। 3. आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। 4. इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। 5. रक्त रंगहीन होता है। 6. उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। उदाहरण: घोंगा, सीपी आदि। मोलस्का और प्रचलित नाम: सिप्रिया, प्रचलित नाम कौड़ी, डोरिस समुद्री नींबू,
ऑक्टोपस, श्रिंगमीन, 8 ओरल फॉर्म, डेविल फिश, एप्लीसिया, समुद्री खरगोश, कुंडलिनी, उद्यान घोंगा, सीपिया, कटल फिश। पृष्ठ 392। 9 संघ इकाई नोई मिर्टा। प्रमुख लक्षण। 1 इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। 2 जल संवहन तंत्र पाया जाता है। 3 प्रचलन भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। 4 तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता। 5 पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण सितारा मछली, स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, पंख तारा, ब्रिटल स्टार आदि। नोट अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। ये समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। 10 संघ कार्ड्रेटा। कॉर्ड्रेटा। प्रमुख लक्षण। 1 इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। 2 इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। 3 इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। कार्ड्रेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग हैं। संघ कार्ड्रेटा के कुछ प्रमुख वर्ग। ए मत्स्य वर्ग पाइसिस। प्रमुख लक्षण। 1 ये सभी असमतापी जंतु हैं। 2 इनका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। 3 श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। उदाहरण स्कोलियोडन, दरियाई घोड़ा तथा टारपीडो। बी एम्फीबिया वर्ग। प्रमुख लक्षण। 1 ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। 2 ये असमतापी होते हैं। 3 श्वसन क्लोमो त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। 4 हृदय 3 वेशमी होते हैं। 2 आलिंद व 1 निलय होते हैं। उदाहरण मेंढक। नोट मेंढकों की तर्राहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। सी सरीसृप वर्ग रेप्टाइला। प्रमुख लक्षण। वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है। 2 जोड़ी पाद होते हैं। 3 कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। 4 श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। 5 इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। उदाहरण छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। नोट मीसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं संसार का सबसे जहरीला सांप है। में बुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम सी कंक है। पृष्ठ 393। डी पक्षी वर्ग। एव्स। प्रमुख लक्षण। 1 इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। 2 इसका हृदय 4 वेशमी होता है। 2 आलिंद व 2 निलय। 3 ये समतापी होते हैं। 4 इनका श्वसन अंग फेफड़ा है। 5 मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। उदाहरण कौआ, मोर, चिड़िया, तोता। नोट 1 तीव्रतम पक्षी अवावील है। 2 उड़ न सकने वाला पक्षी कीवी और एमो है। 3 सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। 4 सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। 5 भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। ई स्तनी वर्ग। मैम मालिया। प्रमुख लक्षण। 1 त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। 2 ये सभी जंतु उच्चतापी एवं नियततापी होते हैं। 3 इनका हृदय 4 वेशमी होता है। 4 इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं लेकिन इसलिए इन्हें द्विवारदंती कहते हैं। 5 इनके लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होता, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर। 6 बाह्य कर्ण पाइना उपस्थित होता है। वर्ण स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा है। 1 प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं। उदाहरण ए किडना। 2 मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जैसे उदाहरण कंगारू। 3 यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं जैसे मनुष्य। नोट 1 स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। 2 डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। 2 जंतु ऊतक। एनिमल टिश्यू। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। 1 उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू। 2 संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। 3 पेशी ऊतक मसल्स टिश्यू। 4 तंत्रिका ऊतक नर्व टिश्यू। 1 उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू।
ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। ये शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर। यह ऊतक शरीर के अंतरांगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। 2. संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ये ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। ये ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। पृष्ठ 394। 3. पेशी ऊतक, मसल्स टिश्यू। इसे संकुचनशील ऊतक, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ए. आरेखित अनस्ट्रिप्ड, बी. रेखित स्ट्रिप्ड, सी. हृदयक पेशी कार्डियक। ए. अरेखित अनस्ट्रिप्ड। ये पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियां आदि। अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती है जो स्वयमेव गति करते हैं। बी. रेखित स्ट्रिप्ड। ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छानुसार गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेडर के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। सी. हृदयक पेशी कार्डियक। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है, जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से ये रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कूल्हा की मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस है। 4. तंत्रिका तंत्र, नर्व टिश्यू। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। ये 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। ए. तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स और बी. न्यूरोग्लिया। ये ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को हस्तांतरित करती है। 3. मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन का है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, 1 प्लाज्मा और 2 रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा ये रक्त का आजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के कार्य, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। सेरम, जब प्लाज्मा से ही फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसल्स। ये रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं, ए लाल रक्तकण आरबीसी, बी श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी और सी रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। पृष्ठ 395। ए लाल रक्तकण आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स और एराइथ्रोक्राइट्स। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभय आवतल होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसीज का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसीज के निर्माण में सहायक होता है। नोट, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत, लीवर और प्लीहा में होती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसीज का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है।
जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक हीमेटिन है। आरबीसीज का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता एनीमिया रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसीज 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते उनके आरबीसीज में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसीज की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। बी श्वेत रक्त कण WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और लियोकोकाइट्स। आकार और रचना में ये अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत यानी लीवर एवं प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना है। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं को बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। आरबीसी एवं WBC का अनुपात 600:1 है। सी रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोकाइट्स। ये केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना है। रक्त के कार्य 1. शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। 2. शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना। 3. रक्त का थक्का बनाना। 4. O2, CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना। 5. लैंगिक वर्ण में सहायता करना तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। पृष्ठ 396। रक्त का थक्का बनना। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया निम्न है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस इज इक्वल टू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन बराबर फिब्रिन। फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु बराबर रक्त का थक्का। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। मनुष्य के रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइको प्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइको प्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। ए जिनमें एंटीजन ए होता है रुधिर वर्ग ए। बी जिनमें एंटीजन बी होता है रुधिर वर्ग बी। सी जिनमें एंटीजन ए एवं बी दोनों होते हैं रुधिर वर्ग ए बी। डी जिनमें दोनों में से कई एंटीजन नहीं होता है रुधिर वर्ग ओ। रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण। रुधिर वर्ग ए एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में केवल ए, एंटीबॉडी प्लाज्मा में केवल बी। वर्ग बी एंटीजन केवल बी, प्लाज्मा में केवल ए। ए बी एंटीजन में ए बी दोनों, एंटीबॉडी में कोई नहीं। ओ एंटीजन में कोई नहीं, एंटीबॉडी में ए व बी दोनों। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। इसको एंटीबॉडी कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी। रक्त का आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। ऐसे रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण न हो सके।
रक्त समूह ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इससे कोई एंटीजन नहीं होता है, एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राह्यता यूनिवर्सल रेसिप्टर रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। आरएच तत्व, आरएच फैक्टर। सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीडर ने और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। उन्होंने रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसीलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में ये तत्व पाया जाता है उनका रक्त आरएच सहित आरएच पॉजिटिव कहलाता है तथा जिनमें नहीं पाया जाता है उनका रक्त आरएच रहित आरएच नेगेटिव कहलाता है। पृष्ठ 397। रक्त आधान के समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच प्लस को आरएच प्लस का रक्त एवं आरएच माइनस को आरएच माइनस रक्त ही दिया जाता है। यदि आरएच प्लस रक्त वर्ग का रक्त आरएच माइनस रक्त वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्ताधान किया जाता है तो अभिश्लेषण एग ग्लूटिनेशन के कारण आरएच माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एरिथ्रोब्लाइस्टोसिस फिटालिस। यदि पिता का रक्त आरएच प्लस हो तथा माता का रक्त आरएच माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर ही होता है। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह। माता पिता का रक्त समूह O इंटू O, बच्चों में संभावित रक्त समूह O, बच्चों में असंभावित रक्त समूह A, B और AB। O इंटू A, बच्चों में संभावित रक्त समूह O और A, बच्चों में असंभावित रक्त समूह B और AB। O इंटू B, बच्चों में संभावित रक्त समूह O और B, बच्चों में असंभावित रक्त समूह A और AB। O इंटू AB, बच्चों में संभावित रक्त समूह A और B, बच्चों में असंभावित रक्त समूह O और AB। A इंटू A, बच्चों में संभावित रक्त समूह A और O, बच्चों में असंभावित रक्त समूह B और AB। A इंटू B, बच्चों में संभावित रक्त समूह O A B AB, बच्चों में असंभावित रक्त समूह नन। A इंटू AB, बच्चों में संभावित रक्त समूह A B AB, बच्चों में असंभावित रक्त समूह O। B इंटू B, बच्चों में संभावित रक्त समूह B और O, बच्चों में असंभावित रक्त समूह A और AB। B इंटू AB, बच्चों में संभावित रक्त समूह A B AB, बच्चों में असंभावित रक्त समूह O। AB इंटू AB, बच्चों में संभावित रक्त समूह A B AB, बच्चों में असंभावित रक्त समूह O। नौ, मानव शरीर के तंत्र। 1. पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। 1. अंतर्ग्रहण इंजेस्शन, 2. पाचन डाइजेशन, 3. अवशोषण एब्जॉर्प्शन, 4. स्वांगीकरण एसाइमुलेशन, 5. मल परित्याग डिफेक्शन। आमाशय स्टमक में पाचन। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह हल्का पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। आमाशय के ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन कैसिनोजोन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देता है। पक्वाशय डियोडेनम में पाचन। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत लिवर से निकलने वाला पित्त रस बाइल डक्ट आकर मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है और ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ अग्न्याशय से अग्न्याशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। 1.
ट्रिप्सिन ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। पृष्ठ 398। 3 एमाइलेज ये मांड स्टार्च को घुलनशील शर्करा शुगर में परिवर्तित करता है। 3 लाइपेज ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन, यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। 1 इरोप्सिन ये शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। 2 माल्टेज ये माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। 3 सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। 4 लैक्टेज ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। 5 लाइपेज ये एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। 3 अवशोषण एब्जॉर्प्शन पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना उदर्घ विली के द्वारा होती है। 4 स्वांगीकरण एसाइमुलेशन अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। मल परित्याग डिफॉसेशन अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग यकृत लीवर ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1 से 5.2 किलो होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। ये पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका हेपाटिक सेल में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है। पृष्ठ 399 शरीर के ताप को बना रखने में मदद करता है। भोजन में जहर पॉइजन देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। पित्ताशय गॉल ब्लैडर पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से होता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है। पित्त बाइल पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक बाइली पिगमेंट की मात्रा 12% होती है। पित्त बाइल का मुख्य कार्य निम्न है। 1 ये भोजन के माध्यम से को क्षारीय कर देता है, जिससे अग्न्याशय रस क्रिया कर सके। 2 ये भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। 3 ये वसाओं का इमाल्सीकरण करता है। 4 ये आंत को क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। 5 ये विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। अग्न्याशय पैनक्रीज ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एक साथ अंतःस्रावी, नलिकाहीन एंडोक्राइन और वही स्रावी नलिका युक्त एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्न्याशय रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। ये क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है।
इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के पचाने के एंजाइम होते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यह आग्नेयाशय का ही एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसका बीटा कोशिका बी सेल से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ए सेल से ग्लूकॉन एवं गामा कोशिका गामा सेल से सोमेटोस्टैटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन, ये आग्नेयाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रवित होता है। इसकी खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। नोट, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अतिस्रवण हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ग्लूकॉन, ये ग्लाइकेजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमेटोस्टैटिन, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। पृष्ठ 400। पाचन का सारांश: 1. ग्रंथिरस लार, एंजाइम टाइलिन, भोज्य पदार्थ माड, श्वेतसार, प्रतिक्रिया के बाद माल्टोस। 2. एंजाइम माल्टेस, भोज्य पदार्थ माल्टोस, प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज। ग्रंथिरस 2. जठर रस 1. एंजाइम पेप्सिन, 2. रेनिन, भोज्य पदार्थ प्रोटीन और कैसीन, प्रतिक्रिया के बाद पेप्टोन्स, कैल्शियम पैराकैसिनेट। 3. आग्नेयाशय रस, एंजाइम 1. ट्रिप्सिन, 2. एमाइलेज, 3. लाइपेज, भोज्य पदार्थ प्रोटीन मांड और वसा, प्रतिक्रिया के बाद पॉलीपेप्टाइडस, शर्करा, वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल। 4. आंतरीय रस, एंजाइम 1. इरेप्सिन, 2. माल्टेज, 3. लैक्टेज, 4. सुक्रेज, 5. लाइपेज, भोज्य पदार्थ प्रोटीन माल्टोस, लैक्टोज, सुक्रोज, वसा, प्रतिक्रिया के बाद अमीनो अम्ल ग्लूकोज, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल। 2. परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग हैं: 1. हृदय हार्ट, 2. धमनियां आर्टरीज, 3. शिराएं वेन्स और 4. रुधिर ब्लड। हृदय हार्ट, ये हृदय वरण पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों चैम्बर का बना होता है। अगले भाग में एक दायां आलिंद राइट ऑरिकल एवं बायां आलिंद लेफ्ट ऑरिकल तथा हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय राइट वेंट्रिकल तथा एक बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। दाएं आलिंद राइट ऑरिकल एवं दाएं निलय राइट वेंट्रिकल के बीच त्रिवलनी कपाट ट्राइक्यूस्पिड वेल्व होता है। बाएं आलिंद लेफ्ट ऑरिकल एवं बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच द्विवलनी कपाट बिस्क्यूस्पिड वेल्व होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा या